नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है। कल हमने इकोनॉमी पे एक वीडियो बनाया था जिसमें कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसी ही कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस की जाए। देखिए, आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं जो याद करना काफ़ी मुश्किल होता है और जनरली ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में काफ़ी डिफिकल्टी फील करते हैं। मेंस का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा जनरल तरीके से होता है, तो उन्हें हैंडल किया जा सकता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लिख दें तो फिर भी हैंडल हो सकता है। पर जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है और इसमें 5+ क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। मेंस में 2 क्वेश्चंस होते हैं जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन है इन्हें हम 80% एक्यूरेसी के में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, हमें वापस फिर से मैं वही कहूंगा कि हमें सिलेबस को तोड़ना होगा, सिलेबस को जानना होगा कि सिलेबस का स्कोप कितना है आर्ट एंड कल्चर को लेकर। देखिए, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में आर्ट एंड कल्चर में इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर से सीधा सीधा मतलब हम सबसे ज्यादा कंटेंट है एंशिएंट इंडिया में। उसके बाद हम थोड़ा बहुत बचता है वो मिडाइवल में बचता है। अब यहां पर अगर मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म को छोड़ दूं, इसको हम अलग कैटेगरी में रख लेते हैं। इसको विशेष रूप से फोकस देकर पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि यहां से प्रीलिम्स में निश्चित रूप से सवाल पूछा जाता है। तो क्या बचता है? कुछ फिलोसफीज हैं, पोट्रीज, शुरू से लेकर किस किस तरह से पोट्री डेवलप हुई, स्कल्पचर जो है यानी मूर्ति कला जो है वो कैसे समय के साथ साथ विकसित हुई, कहां पर है, उनकी क्या विशेषताएं थी। इसी प्रकार से जो रॉक एडिक्ट्स हैं, इंक्रिप्शंस हैं, अभिलेख जो भी हैं वो कहां पर हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस टाइम में वो बनी। पेंटिंग जो है शुरू में कौन सी गुफाओं में, जैसे लखोडियार की या फिर जितने भी शुरू से लेकर आज तक किस प्रकार से पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, शुरू में किस प्रकार की पेंटिंग होती थी, उसके बाद समय के साथ वो किस तरह से बदलती गई। आर्किटेक्चर के बारे में केव आर्किटेक्चर और टेम्पल आर्किटेक्चर को हमें अलग करके भी पढ़ना पड़ेगा और कुछ जगह पर ये इंटीग्रेटेड है। उसके अलावा और भी जो भी आर्किटेक्चर जो पिलर वगैरह को लेकर जो भी हैं, ठीक है। और मिडाइवल एंशिएंट में साइंस एंड टेक का भी कुछ पोर्शन जो है कि हम आर्ट एंड कल्चर में शामिल कर सकते हैं। मिडाइवल में फिर से वो पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग वगैरह ये सब आ गई। इनका भी अपना एक आर्किटेक्चर था, उसकी क्या कौन सी जगह पर कौन सा चीज किसने बनवाई, ये वाली रिलीजियस मूवमेंट इस टाइम आ जाता है तो उसकी क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से सेंट्स जो थे वो कहां से थे, क्या उनका रोल रहा। लिटरेचर इस टाइम जो मिडाइवल का जो लिटरेचर है उसे याद करना काफी टफ हो जाता है, जबकि एंशिएंट में जो लिटरेचर है वो इतना ज्यादा नहीं है, उसको आप फिर भी चलो ठीक है आप अपने माइंड में रख सकते हो या फिर याद रख सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। और म्यूजिक, डांस, थिएटर वगैरह ये सब भी। मॉडर्न में फिर से पेंटिंग, जैसे कंपनी स्कूल की पेंटिंग होगी वो। इसके अलावा आर्किटेक्चर जो है थोड़ा सा गोथिक स्टाइल जो है उसके बारे में, ये सिलेबस का स्कोप है, यानी कहां कहां तक सिलेबस जो है वो फैला हुआ है। एक दूसरा तरीका कि आप सिलेबस को किस तरह से अप्रोच कर सकते हो वो मैंने एक दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि आप खुद से इमेजिन कीजिए कि आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन सी चीजें शामिल की जा सकती हैं और किस एक्सटेंट तक की जा सकती हैं। जिस लिमिट तक आप कर सकते हो उतने टुकड़ों में उसे तोड़ लीजिए। मैंने अभी यहां पर इसको 16 टुकड़ों में तोड़ा है। फिलोसफी, फिलोसफी शुरू से जो 6 जो फिलोसफीज हैं, उसके अलावा जितनी भी फिलोसफीज हैं, बुद्धिस्ट फिलोसफी या फिर जैनिज्म की फिलोसफी, ये भी एक तरह से फिलोसफी है, लेकिन उनको हमें अलग से पढ़ना है क्योंकि वहां पर हमें विशेष फोकस करने की जरूरत है। फिलोसफी, आर्किटेक्चर को आप फिर से तोड़िए, केव को फिर से तोड़िए, इनको तोड़ते जाइए जहां तक टूटते हैं, जहां तक इनका क्लासिफिकेशन होता है, और उनके बारे में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जहां भी आपको मटेरियल मिल रहा है। सबसे शानदार मटेरियल जो है वो आपको इंटरनेट पर मिलेगा आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आप इस तरह से तोड़ेंगे, अगर आपने सर्च किया इंडियन फिलोसफीज, अब उसके बारे में जो जितनी जानकारी आपको आ रही है वो आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। आपने इंडियन आर्किटेक्चर ये इंटरनेट पे सर्च किया, फिर इसके जितने टुकड़े आपने किए, पर्टिकुलरली उस सेक्शन को आपने सर्च किया, उसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आपने नोट डाउन करके अपने नोट्स बना लिए। वैसे ही मूर्तिकला या फिर कोइंस, इनके बारे में भी आप जितनी भी जानकारी आपको मिल रही है उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब एक चीज और, इनमें कुछ विशेष टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को आप ध्यान में रखते हुए, अब जैसे बुद्धिज्म
की जब हम बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से चीजें हमें लगता है, हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है नोटबुक में डाउन करना। पेंटिंग किस प्रकार से डेवलप हुई, डांस कौन से, क्लासिकल डांस कौन से हैं, फोक डांस कौन कौन से हैं, जितने नाम आपको मिलते हैं, देखिए इनके बारे में ज्यादा 5 लाइन से ज्यादा की इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। किसी पर्टिकुलर डांस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स एक अलग चीज होती है। डांस, इंडियन डांस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर म्यूजिक में मान लो कि कर्नाटिक म्यूजिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, तो इनके बारे में आप, विशेषताओं के बारे में आप थोड़ा सा ज्यादा जान सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर उस डांस के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अकेले डांस के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो वो पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, मेंस में पूछा नहीं जाएगा। तो उस डांस के बारे में आपको इतनी ज्यादा बल्क में इंफॉर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बाद में मैंने अगला इसको क्लासिफिकेशन किया, म्यूजिक, थिएटर, जितने भी थिएटर हैं, संस्कृत के थिएटर हैं, जो भी हैं, मार्शल आर्ट्स कौन कौन सी है, कहां कहां पर है, ठीक है, उन पर किस चीज का इंपैक्ट है, लिटरेचर जो है शुरू से लेकर लास्ट तक कौन किस किस टाइप का लिटरेचर इंडिया में डेवलप हुआ, फेयर और फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, परपेट्री कौन सी है। एक अलग से आपको सेक्शन बनाना है यूनेस्को का, यूनेस्को में टेंजिबल और इंटेंजिबल का आपको अलग से सेक्शन बनाना है। बुद्धिज्म को अब आप अलग से पढ़ेंगे, इसके बारे में आप शुरू से लेकर बुद्ध के बारे में जानने से लेकर जो भी इनके बारे में क्यों कह सकते हैं कि कौन कौन से इनके जो एट्रीब्यूट्स जो हम बोल सकते हैं जिनको, कि कहां पर संगीतियां हुई, कौन कौन से मेन डिस्पल थे इनके, उसके बाद में इसके मेन कौन कौन से सेक्ट थे उनके बारे में आप जान लें। लगभग यह कहा जाता है कि अशोका के टाइम में इनके टोटल 18 सेक्ट थे, 18 सेक्ट थे। महायान और हीनयान के बारे में आप अलग से जान लें। इस प्रकार से उनको तोड़ते हुए, बुद्धिज्म को भी आपको तोड़ते हुए हर जानकारी को अलग से लेना है। वैसे ही आपको जैनिज्म के बारे में जानना है, वैसे ही आपको भक्ति मूवमेंट के बारे में जानना है। अब इसके बाद में ये मटेरियल आपको मिलेगा कहां से? देखिए, जो भी चीजें आप जान रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, उनको एक बार इंटरनेट पे सर्च कर या तो उसकी पिक्चर देख लें, या फिर अगर कोई वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर वो देख लें। तो इससे क्या है कि आपको याद करने में आसानी होगी, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको आसानी से समझ में आएंगी, आप विजुअलाइज कर पाएंगे चीजों को। तो प्रत्येक आर्ट कंटेंट को आप इंटरनेट पर एक बार जरूर देखें। कुछ टाइम नहीं लगता, 30 सेकंड लगते हैं। गूगल पे डाला, इमेज पे डाला या फिर वीडियो पे डाला, 2 मिनट के लिए वीडियो देख लिया, बात खत्म। तो 2 मिनट में आप पर्टिकुलर एक आर्ट के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अब देखिए मटेरियल, सबसे बेसिक बुक आपको 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है आपको वो रेफर करनी चाहिए। उसमें पिक्चर्स अच्छे से दी गई हैं, उसमें जो भी जगह हैं या फिर जो भी टर्म है या फिर जो भी कुछ है उनको आप अंडरलाइन करके अपनी उस बुक में रख सकते हैं, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो आपका उनके ऊपर विशेष ध्यान चला जाए। नितिन सिंघानिया सर की बुक काफी अच्छी बुक है, इसमें आप टारगेटेड तरीके से इसको पढ़िए। अब जैसे रोक एडिक्ट्स हैं, उनके बारे में 1 पेज या 2 पेज में वो जानकारी दी हुई है, उसको आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए। जैसे बुद्धिज्म के कितने सेक्ट थे उनके बारे में उनका नाम लिखा हुआ है, ज्यादा डिटेल नहीं है, उनका नाम लिखा हुआ है, उनके बारे में आप लिख लीजिए। जब आपका फिलोसफी का सेक्शन है, फिलोसफी में जितना कंटेंट सर के यहां से उठाया जा सकता है अपने नोट्स में आप उतार सकते हैं। प्लस आप टारगेटेड तरीके से, अगर कोई इंफॉर्मेशन इनके यहां पर नहीं है, अगर मान लीजिए नितिन सिंघानिया सर की बुक से आपने पढ़ लिया, आपको लग रहा है कि वहां पर कंटेंट कम है, तो उसी चीज को आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए और ये मैच कर लीजिए कि सर की बुक में कौन सी चीज नहीं है और जो आपको एक्स्ट्रा मिल रही है और आपको इंपॉर्टेंट लग रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसे अपने नोटबुक में एड ऑन कर सकते हैं। करंट में जो भी कोई आर्ट या फिर कल्चर की कोई भी चीज जो चर्चा में रही है, आपको उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है और उसके बारे में थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको जुटा लेनी है, वही इंटरनेट के माध्यम से। ये 3 चीजों से आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए और इन नोट्स के बाद में आपके पास यूं समझ लीजिए कि आर्ट एंड कल्चर का पूरा मटेरियल तैयार हो गया है। अब इसके बाद में मैं थोड़ी सी बात करूंगा बुद्धिज्म और जैनिज्म की। बुद्धिज्म और जैनिज्म में पहले जैसे मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो बुद्धिज्म में क्या क्या कौन कौन सा कंटेंट है, पहले खुद बुद्ध के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में इनसे कौन कौन सी जगहें जो हैं, प्लेसेज कौन कौन से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। फिर बाद में बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी, बुद्धिस्ट फिलोसफी क्या है, उसके बारे में आप जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इनकी कॉन्फ्रेंसेज कहां हुई, उनके बारे में आप जानेंगे।
ठीक है। इनके मेन डिस्पल यानी शिष्य कौन कौन थे वो आप जानेंगे। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए। फिर उसके बाद में शिष्य के बाद में आप इसमें जानेंगे कि जो इनका आर्किटेक्चर है वो कैसा है, उनके बारे में आप जानेंगे, ठीक है। वैसे ही आप जैसे एक विशेष टर्म आती है, जैसे एक बार सवाल आया था पारमिता, ठीक है। इस प्रकार कुछ चीजें जो इसमें टर्म्स जो है आप उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आपको वो देखनी है। मेन जो महायान और हीनयान जो है, इनको आप जब अच्छे से आप जब पढ़ेंगे तो इनमें आपको पता चलेगा इनमें लिटरेचर इनके लिए अलग है, ये अलग है। तो इस हिसाब से जितने भी आप चीजें हैं आप तोड़ तोड़ कर अगर पहुंचेंगे लास्ट तक, तो ऐसे करते करते आप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो वैसे ही आपको जैनिज्म को पढ़ना है, ठीक है। अब बाद में जैनिज्म में सेक्ट जो है वो काफी कम है। जैनिज्म में सेक्ट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी, इतना ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत है क्योंकि बहुत कम सेक्ट है। लेकिन बुद्धिज्म का जो पूरा सेक्शन है यानी ये जो चैप्टर है ये काफी बड़ा है, तो आप इसको विशेष रूप से पढ़ें और इसमें आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग हर प्रीलिम्स में इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में मैं यही कहूंगा कि आर्ट एंड कल्चर में आपके पास नोट्स तैयार होने चाहिए। जो आर्ट एंड कल्चर में आपके खुद के बने हुए नोट्स जितना हेल्प करेंगे, उतना किसी कंटेंट या फिर डायरेक्ट बुक में ही आप पढ़ रहे हैं और फिर वहीं पर छोड़ दिया, वो इतना हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें आप लिखेंगे तो उससे आपकी मेमोरी भी ज्यादा अच्छे से बनती है और वो आपको ज्यादा हेल्प कर पाते हैं, ठीक है। तो हम अगली बार फिर से किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही कोई वीडियो बनाकर हम वापस आपके सामने आएंगे।